हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 12 मार्च 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले पेपरों में, तो इसे मिस मत करिएगा। चलिए हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में। जैसे कि आपके रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 11 मार्च 2011 को जापान में आए विनाशकारी भूकंप और सुनामी के कारण किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में गंभीर दुर्घटना हुई थी? तो बात कर लेते हैं फुकुशिमा दाइची संयंत्र पर यह घटना घटित हुई थी। बात कर लेते हैं यह भूकंप रिएक्टर पैमाने पर 9.0 की तीव्रता का था, जो जापान के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। बात कर लेते कुछ और। भूकंप के बाद आई सुनामी की लहरें लगभग 40 मीटर तक ऊंची थीं। इस आपदा को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटना पैमाने पर लेवल 7 पर रखा गया है। बात कर लेते कुछ और। इस दुर्घटना के बाद जापान ने अपने अधिकांश परमाणु रिएक्टरों को सुरक्षा जांच के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। चेरनोबिल 1986 के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु आपदा मानी जा रही है। बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले सेकंड की। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। यह मार्च मुख्य रूप से किसके विरोध में थी? तो दांडी मार्च किसके विरोध में थी? बात कर लेते हैं कि नमक पर ब्रिटिश कर टैक्स लगाना। क्वेश्चन नंबर सी सी बिल्कुल सही होगा। बात कर लेते गांधी जी के साथ इस यात्रा में 78 स्वयंसेवक शामिल हुए थे। और कुछ बात कर लेते साबरमती से दांडी तक की कुल दूरी लगभग 221 मील, जिसको हम 385 किलोमीटर बोलते हैं। बात कर लेते यह यात्रा कुल 24 दिनों तक चली थी और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। इस आंदोलन ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी थी और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को प्रतीकात्मक रूप से तोड़ा था। बात कर लेते कुछ अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर थर्ड। 11 मार्च 1918 को इन्फ्लूएंजा महामारी का पहला आधिकारिक मामला कहाँ दर्ज किया गया था, जिससे करोड़ों लोगों की जान चली गई थी? बात कर लेते हैं कि फ्रूट सिले अमेरिका। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले इन्फ्लूएंजा महामारी का पहला केस यहीं पर दर्ज किया गया था। बात कर लेते कुछ और। इसे स्पेनिश फ्लू कहा जाता है, जबकि इसकी शुरुआत स्पेन में नहीं हुई थी। स्पेन प्रथम विश्व युद्ध में तटस्थ था और वहाँ इसकी खबरें खुलकर के सामने नहीं आई थी। बात कर लेते कुछ और। यह महामारी H1N1 इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण फैलती है। अनुमान के मुताबिक इस बीमारी से दुनिया की लगभग 1/3 आबादी 500 मिलियन संक्रमित हुई थी। भारत में इस बीमारी को बॉम्बे फीवर के नाम से भी जाना जाता है और जहां करीब 1.7 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 मार्च 1968 को कौन सा देश ब्रिटिश शासन से पूरी तरह स्वतंत्र हुआ था? तो बात कर लेते हैं कि मारिसरा ये स्वतंत्र हुआ था। बिल्कुल। बात करते हैं कुछ। मारिसरा पर 168 साल तक ब्रिटिश शासन रहा है, जिससे पहले यह फ्रांस के अधीन था। बात कर लेते स्वतंत्रता के ठीक 24 साल बाद 12 मार्च 1992 को मारिसरा एक गणतंत्र राज्य बना है। सर शिव सागर रामगुलाब को मॉरिशस का राष्ट्रपति और प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। मॉरिशस की आधी से अधिक आबादी भारतीय मूल की है, जिसके कारण वहाँ भोजपुरी और हिंदी का काफ़ी प्रभाव है। भारत और मॉरिशस के बीच बेहतर मजबूत सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध है, जिसे अक्सर छोटा भारत भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। 12 मार्च 1989 को ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर ली ने सर्न में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे आज किस नाम से जानते हैं? तो बात कर लेते हैं कि इसे हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कुछ और। टिम बर्नर ली ने शुरुआत में इसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रपोजल के नाम से पेश किया था। दुनिया की पहली वेबसाइट 6 अगस्त 1991 को लाइव हुई थी, जो सर्न के सर्वर पर होस्ट की गई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1991 को। डब्ल्यू और इंटरनेट दो अलग चीज़ें हैं। इंटरनेट हार्डवेयर और नेटवर्क का जाल है, जबकि डब्ल्यू उस पर मौजूद सूचनाओं का भंडार होता है। उन्होंने पहला वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर भी खुद ही बनाया था। बात कर लेते हैं कि टिम बर्नर ली ने इस तकनीक को कभी भी पेमेंट नहीं कराया, ताकि पूरी दुनिया इसका मुफ्त में उपयोग कर सके। कभी भी उन्होंने इस एक भी पैसे का इसका उपयोग नहीं किया है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में चर्चा में रहा दोस्ती 7
द्विपक्षीय अभ्यास किन देशों के कोस्ट गार्ड के बीच आयोजित किया गया है? तो बात कर लेते हैं। तो जो बात करते हैं इसका जो सही ऑप्शन होगा वो भारत और मालदीव और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं, यह अभ्यास 1991 में शुरू हुआ था और 2026 में इसका 17वां संस्करण आयोजित हो रहा है। बात कर लेते हैं, शुरुआत में यह केवल भारत और मालदीव के बीच था, श्रीलंका 2012 में इसमें शामिल हुआ है। बात कर लेते कुछ और, इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा आपदा प्रबंधन को मजबूत करना है। इसमें कोस्ट गार्ड के जहाज, हेलीकॉप्टर और डोनियर विमान भी हिस्सा लेते हैं। 2026 के अभ्यास में समुद्री डकैती और अवैध तस्करी को रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 12 मार्च 2003 को चीन ने किस विशाल बांध के निर्माण के दौरान पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपनी पहली पर्यावरण प्रभाव रिपोर्ट को मंजूरी दी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हीराकुंड बांध। कुछ और बात कर लेते हैं इसके बारे में। यह बांध चीन की सबसे लंबी नदी यांगजी पर बना हुआ है। इसकी कुल स्थापित क्षमता 22,500 मेगावाट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक केंद्र मानती है। बात करते हैं, बांध इतना विशाल है कि इसके जलाशय में जमा पानी के भार के कारण पृथ्वी के घूमने की गति 0.06 माइक्रोसेकंड धीमी हो गई है। इसके निर्माण के कारण लगभग 13 शहर और 140 कस्बों को जलमग्न होना पड़ा, जिससे लाखों लोगों का विस्थापन हुआ था। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 11 मार्च 2026 को भारत के गगनयान मिशन के अंतर्गत किस महत्वपूर्ण क्रूज मॉड्यूल रिकवरी परीक्षण को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो TBD2 बिल्कुल सही, सी ऑप्शन करेक्ट है। बात कर लेते हैं कुछ और। यह परीक्षण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षित बाहर निकालने वाली क्रू एस्केप सिस्टम की जांच करता है। बात कर लेते कुछ और। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका लक्ष्य 3 सदस्य के दल को निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजना है। बात कर लेते कुछ और। इस परीक्षण में व्योममित्र नामक महिला रोबोट का उपयोग डेटा संग्रह के लिए किया गया है। बात कर लेते हैं कि गगनयान मिशन की सफलता के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत चौथा देश बन गया है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 11 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड फिक्स के पहले दिन किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ऊंची कूद T44 श्रेणी में 1.96 मीटर की छलांग लगा करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया हुआ है? तो बात कर लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो प्रवीण कुमार, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। बात कर लेते कुछ और। प्रवीण कुमार ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के बेहतरीन प्रदर्शन के रखते हुए 1.96 मीटर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता के पहले दिन भारत ने क्लीन स्विच करते हुए ऊंची कूद T44 में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीते हुए हैं। बात कर लेते कुछ और। इसी दिन भारत की प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर की रेस में 14.46 सेकंड के साथ समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों के चक्का फेंक इवेंट में भारत के हनी ने 59.95 मीटर थ्रो के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बात कर लेते हैं कुछ और। यह ग्रैंड फिक्स भारत में पैरा खिलाड़ियों के एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जहां 20 से अधिक देशों के एथलेटिक्स भाग ले रहे हैं। 12 मार्च 2026 के लिए पुरस्कार कौन सा मिला है, हम बात करते हैं आगे। कुछ और बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 12 मार्च 2026 को वर्ल्ड आर्किटेक्चर न्यूज अवार्ड 2026 में किस प्रमुख केंद्र को मिक्स यूज बिल्डिंग श्रेणी में अपने आधुनिक टिकाऊ डिजाइन के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? वुहान अलीबाबा सेंटर, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। वुहान अलीबाबा सेंटर को अलीबाबा के दूसरे सबसे बड़े मुख्यालय परिसर के रूप में डिजाइन किया गया है और यह लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। इसे लीड गोल्ड मानकों के आधार पर बनाया गया, जिसे ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूलता का विशेष ध्यान रखा गया है। वैन अवार्ड दुनिया के सबसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पुरस्कारों में से एक माने जाते हैं, जो 2008 से दिए जा रहे हैं। इस भवन की मुख्यतः इसकी
इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और वर्टिकल ग्रीनिंग इमारत की दीवारों पर हरियाली है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 11 मार्च 2026 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार कौन सा भारतीय उद्यमी 18,402 करोड़ की संपत्ति के साथ भारत का सबसे युवा अरबपति बना है? तो बात कर लेते हैं कि रितेश अग्रवाल। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रितेश अग्रवाल जो कि योयो के संस्थापक हैं और वैश्विक स्तर पर 2816वें स्थान पर रहे हैं। इस लिस्ट में रामायण फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने भी 9,204 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ पहली बार जगह बनाई है। बात करते हैं कुछ और। हुरून लिस्ट 2026 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। बात करें तो कुछ और। रितेश अग्रवाल शार्क टैंक इंडिया के जज भी हैं और उन्होंने बहुत कम समय में कॉलेज छोड़कर के अपना स्टार्टअप शुरू किया था। बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12, 12 मार्च 2026 को शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच किस फिल्म इंडस्ट्री के बड़े निर्माता की संपत्ति में भारी उछाल देखा गया? क्योंकि उनकी आने वाली मेगा फिल्म के राइट्स रिकॉर्ड्स कीमत पर बिके हैं, बहुत ही महंगे बिके हैं। बात कर लेते हैं कि कौन होगा इसका जो सही ऑप्शन होगा वो नमित मल्होत्रा जो कि रामायण के फिल्म निर्माता हैं। बात कर लेते हैं कि फिल्म रामायण को भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक माना जाता है, जिसे रणबीर कपूर और यश मुख्य भूमिका में थे। बात कर लेते हैं 11 से 12 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार नमित मल्होत्रा की कंपनी प्राइम फोकस ने वैश्विक स्तर पर विजुअल इम्पैक्ट VFX में अपनी धाक जमाई हुई है। बात कर लेते हैं 12 मार्च शेयर बाजार में सेक्सेस और निफ्टी में लगभग 2% की गिरावट देखी गई है। तो दोस्तों आज की यह करंट अफेयर थी। तो ये कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट में, और अगर हमारे चैनल PSC परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।